कि जो 20 फ़ेब 2024 की फर्स्ट शिफ्ट की सारी जीके के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, फ़ेब से स्टार्ट होगा एसएससी जीडी का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? पहला गायक के बारे में बात पूछा है, पहला सिंगर कौन है? तो देखिए, जाकिर हुसैन तो कौन है, तबला वादक है। ठीक है, ए आर रहमान भी गायक है, एम एस सुब्बलक्ष्मी भी गायक है, आर डी बर्मन भी गायक है। लेकिन इन सभी में भारत रत्न किसको मिला है? एम एस सुब्बलक्ष्मी को। इन सभी को जानते हैं, ए आर रहमान को, आर डी बर्मन, इनको पंचम दा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है किस गायक को, एमटीएस में पूछा है, ये पंचम दा के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, एम एस सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की गायक हैं। ये 1998 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ये डेट याद रखनी है। नेक्स्ट में पूछ सकता है, 1974 में रेमन मैग्सेसे प्रथम संगीतकार हैं भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 1974 में। 1954 में पद्म भूषण, ये भूषण नहीं याद रखना, नहीं रख सकते, ये याद रख सकते हो। 1956 में संगीत नाटक अकादमी मिला था। ठीक है, 1975 में पद्म विभूषण मिला था। इनको ऑलमोस्ट सभी अवार्ड मिले हैं। अब देखिए, 1967 में संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है। ये कलानिधि पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? केरल से। पूछा गया है CHSL में। 1988 में कालिदास सम्मान मिला है। कालिदास सम्मान किस प्रदेश से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। अब साथ ही बात करते हैं जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। इनको 1988 में पद्मश्री, 2000 में भूषण और 2023 में विभूषण मिला। 2023 में विभूषण मिला, इसलिए इनका पूछा जा सकता है डेट अभी 2025 में, क्योंकि 2024 में ये कहीं नहीं आया किसी भी एग्जाम में। ए आर रहमान, इनको 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी का सॉन्ग है जय हो जय हो, 2 ऑस्कर मिले हैं और 2 गोल्डन ग्लोब जीते हैं उनने। अब आर डी बर्मन की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम क्या है? राहुल देव बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। हमें पता है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो देखिए, अब बात करते हैं उनमें से ओडिसी एक नृत्य है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ, किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। तो देखिए, अरुणा मोहंती किससे संबंधित है? ये भी उड़ीसी से संबंधित है। अकम लक्ष्मी देवी किससे संबंधित है? ये मणिपुरी से संबंधित है। एलम इंदिरा देवी से, क्योंकि जो देवी सरनेम है ना, वो मणिपुरी से संबंधित है। अब साथ ही में बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, स्वरूपा सेन इसका आंसर हो जाएगा। स्वरूपा सेन ओडिसी से संबंधित है, जिनको 2018 में, ये याद रखनी है डेट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों से बना होगा। बात करते हैं उड़ीसी। उड़ीसा राज्य के जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, वहाँ इसका हुआ है। और साथ ही में बात करते हैं स्वरूपा सेन, 2018 की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। सुतापा तालुकदार किससे संबंधित है? मीनाती मिश्रा उड़ीसी से संबंधित है। केलूचरण महापात्रा, ये मोस्ट रिपीटेड, याद रखना है इनको। जिनके बारे में मैंने लिख दिया ना, ये पूछा गया है 2000 विभूषण किसको मिला है? केलूचरण महापात्रा उड़ीसी से संबंधित है। संयुक्त पाणिग्री, कुमकुम मोहंती 2005 में पद्मश्री मिला है, उड़ीसी से संबंधित है। अरुणा मोहंती, 2016-17 में संगीत नाटक का 2016-17 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और संगीत नाटक अकादमी 2010 में मिला था। ये किससे संबंधित है? अरुणा मोहंती उड़ीसी से। अरुणा से याद रखना है, उड़ीसी, आ से आ। और शर्मिला विश्वास जो शर्माती हैं, वो उड़ के आती हैं, शर्माती है ना, शर्मिला विश्वास उड़ीसी से उड़ने। अब देखिए, अकम लक्ष्मी देवी किससे संबंधित है? मणिपुरी से। इनको 2018 में नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। एलिंद्रा देवी मणिपुरी, पद्मश्री 2014 में। अब जिससे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा कोई बात नहीं, क्योंकि मुझसे भी नहीं बना होगा बनता, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है, उसका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों या जैसा भी मामला हो, खालिस्तान वर्ष की आयु के बीच प्रताप पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
मतलब अपने बच्चे को किस वर्ष से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक। ये भाग 4A में से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, भाग 4A क्या कहता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है, और 51 अनुच्छेद 51 का या ए। अब इसे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 20वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। अब देखिए, पहला मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा, इसको ए या 1 से डिनोट करते हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, पहला हो जाता है। सेकेंड, ये कैसे याद किया था मैंने, देखिए हमारे देश में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान ये सबसे प्रथम स्थान पर है, इनके बारे में कहा गया है। अब सेकेंड पे क्या जाते हैं, इन सबको किसने फॉर्म किया, उनकी जो भावना है उनको संजो के रखना है, ये सेकेंड में जाता है। मतलब या 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। 3, भारत की एकता, प्रभुत्ता, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। ठीक है, बात करते हैं तो C3, इसको मैंने ऐसे याद किया था, एकता, प्रभुत्ता और अखंडता 3 है ना, ऐसे। और आपको भी देखिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से रटना है, क्योंकि इनकी शब्दावली आती है और CHSL मेंस में भी आप देखेंगे आंसर की आने वाली है, आज मेंस की देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आया है। मतलब इससे ये तो नहीं बना है, इसकी शब्दावली से संबंधित है। D4, देश की रक्षा करें अब और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसे क्या मैंने याद किया था, डिफेंस। कुछ मौलिक कर्तव्यों को हम छोड़ भी देते हैं, क्योंकि हमें कुछ याद करने हैं और कुछ को छोड़ने हैं, ताकि उसे हम एलिमिनेट कर सकें। देश की रक्षा करें, डिफेंस से देश की रक्षा करें। और ई की बात करते हैं, ई का मतलब हो जाता है मैंने इक्वालिटी। कैसे इक्वालिटी, अभी देखते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भारत की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, इस समान भातृत्व की भावना आ गई ना, तो ये हमें ई में देखना है, इक्वालिटी से। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ऐप से मैंने क्या किया था, फोर्थ 6, ऐप 6 होता है ना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। ठीक है, ये शब्दावली में चेंज हो जाता है, ये याद रखना है आपको। फोर्ट, ऐप से फोर्ट मतलब फोर्ट में ही संस्कृति होती है ना हमारी रखी, जब हम देखते हैं दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, ये सभी। अब जिसे मैंने कैसे याद किया था, ग्रीन से मतलब प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये याद करना है। ऐसे मैंने क्या याद किया था, H8 होता है, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आई की बात करते हैं, आई 9 मतलब इसको मैंने कैसे याद किया था, इन्वेस्टमेंट टर्म से। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स की टर्म है ना, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब वो तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब ये पूछा गया है CHSL मेंस में, मेरे से बन गया था। अब बात करते हैं जे से, जो सर ने याद करवाया था, जडेजा क्या है, ऑलराउंडर है, ये परमार सर से पढ़ा था मैंने, परमार सर से। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सामूहिक लिखा है ना, सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों, ऑलराउंडर आ गया ना, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके। अब मतलब 11वां, ये पूछा गया है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 से लिया गया है, ये सभी को पता है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, भारत में सबसे पहले कौन सी सभ्यता आई? सभी पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता आई। तो सबसे पहले लिपि भी वही होगी ना, तो सिंधु लिपि आंसर हो जाएगी। पाली भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ है ना, वो लिखे गए हैं। प्राकृतिक ब्राह्मी में कौन से लिखे गए हैं? जैन धर्म के। ठीक है, ये ऐसे याद करनी है अपन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? देखिए, महिलाओं से संबंधित जो भी बड़ा कानून या कुछ बनता है तो वो जरूर पूछा जाता है। तो इसका आंसर तो 1/3 है, मतलब 30% है, आरक्षण है। ये तो किसी भी कर सकते थे, आधा तो दे नहीं सकते, 25% कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है, 2/3 मतलब 2/3 क्या हो जाता है अपने 66% हो जाता है, इतना भी नहीं दे सकते, और ये 33% हमारा सही हो जाता है। ये करंट अफेयर में जितने भी विधेयक पारित हुए हैं, जब हम करंट अफेयर की सेपरेट वीडियो देखेंगे ना, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के खालिस्तान काल का भिन्नाधीन घराने के प्रतिपादक थे। तो देखिए, बिरजू महाराज की बात है तो ये कथक से संबंधित है, पहला याद रखना है। बिरजू महाराज अभी किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने के प्रतिपादक। हम बाकी घरानों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके में, हम इनको सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे जिससे हम ट्रिक में भी रट सकें। और आपको खुद से रटना है तो देखिए, परमार सर ने भी पढ़ाया है और नवीन सर ने भी पढ़ाया है। नवीन सर वो राव वाले, नवीन ही सर नाम है ना उनका, हाँ नवीन सर, नवीन सर। मैंने परमार सर से पढ़ा है, आप नवीन सर की स्टैटिक जीके की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से रट सकते हैं, उन्होंने ट्रिक के साथ पढ़ा है। देखिए, ग्वालियर घराना सबसे पुराना है और इसके संस्थापक कौन है? नत्थन पीर बख्श। अगर ये नहीं होगा तो हद्दू खान और हर्षू खान, क्योंकि ये दादा हैं, ये पोते हैं। अब साथ ही में राजा भैया पूछे वाले, ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। कृष्ण राव शंकर पंडित ग्वालियर घराने से संबंधित है। वो आगरा घराने की बात करते हैं। हाजी सुजान खान, उस्ताद गंगे नजीर बख्श, ये आगरा घराने से संबंधित है। और साथ ही में वसीम अहमद खान, फैयाज खान, ये याद रखना है, फैयाज खान, गंगे नजीर खान, ये इंपॉर्टेंट लिए हैं क्योंकि CHSL में पूछे हैं, प्री में, MTS प्री में पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए हैं। अब किराना घराने की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल करीम खान, करीम से किराना, ये याद रखना है आपको। सवाई गंधर्व से संबंधित है। गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, इनको 2009 में भारत रत्न मिला है। प्रभा आत्रे, ये याद रखना है आपको नाम। जितनी भी शिफ्ट होंगी, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इनसे हम वहाँ पर डील करते जाएंगे ताकि आपको रटते जाएं, रिवीजन भी होता जाएगा। और देखिए, एथलेटिक्स IAF मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ऐसा है। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। खालिस्तान से पेशेवर किस सन से? 1997 से बन गई है ये। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, इसके इसके जो फर्स्ट खेल कहाँ हुए थे? 1983 में, हेलेंस्की, फिनलैंड में। ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रखना है। और 1983 से ये भी याद रखना है कि भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। इससे बहुत सारे पूछे गए हैं क्वेश्चन। कपिल देव उस समय कप्तान थे। ठीक है, ये हम जब स्पोर्ट का अलग सेपरेट पढ़ेंगे ना तब करेंगे। 1997 में पेशेवर बन गया और ये प्रत्येक 2 साल में होता है, प्रत्येक 2 साल में होता है। ठीक है, अब ये तो किसी से नहीं बना होगा, मेरे से भी नहीं बनता। ठीक है, 2000 मतलब 5% लोगों से बन गया होगा ये क्वेश्चन। अब 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में हुए थे, ये पूछ लेते तो मेरे से बन जाता क्योंकि मैंने पढ़ा है। नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड मेडल मिला था, नीरज चोपड़ा को 2025 में टोक्यो जापान में हुई है। हमने करंट अफेयर पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से डील करते हैं। भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई? ये सभी से बन गया होगा। 2015 में नीति आयोग स्थापित की गई। अब इन्हें सभी जो बॉडीज हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, योजना आयोग की बात करते हैं तो 15 मार्च 1950 में इसको फॉर्म किया गया। और योजना आयोग क्या करती है? ये पंचवर्षीय योजनाओं, मतलब इसके विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू करती हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, 5 साल की। अब देखिए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, और उस समय नेहरू जी थे। उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अंतिम अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस समय, तो वही अध्यक्ष होंगे। ये नरेंद्र मोदी थे।
और अंतिम उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह आहलूवालिया। ये ज़्यादातर पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम याद रख लेते हैं। अब देखिए, नीति आयोग की स्थापना हुई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पूछा जाता है फुल फॉर्म। ठीक है, इंस्टीट्यूशन की जगह कुछ दे देंगे, इंस्टीट्यूशन ऐसे करके दे देते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा कर दी थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और इसकी सीईओ कौन थी? सिंधु श्री खुल्लर। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम, BR सुब्रमण्यम। अब नाबार्ड की बात करते हैं, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका एग्जाम हुआ था अभी असिस्टेंट का, जो ऑफिस असिस्टेंट था ना, दवेज था। मैं भी दे करके आया हूँ अभी, क्योंकि मैं 12th पास आउट हूँ, कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। ठीक है, 12 जुलाई 1982 इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को मुंबई में शिवरामन समिति की सिफारिश पर। किसकी? शिवरामन समिति की। ये करता है, क्या करता है? एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी बैंक हैं। ठीक है, RBI की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फॉर्म हो जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसको फॉर्म किया गया था। ये पूछा जाता है, कई बार लोग 35 लगा देते हैं, इसलिए नहीं। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना, इसको फॉर्म किया गया। कहाँ? कोलकाता में। अब 2 साल बाद कोलकाता से कहाँ ट्रांसफर हो गया इसका मुख्यालय? 1937 में मुंबई में। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और जो वर्तमान में 25वें हैं ना, वो है शक्तिकांत दास। अब सेबी की बात कर लेते हैं। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988। 1988 भी आ जाएगा, 1992 भी आ जाएगा, ये डेट अपन चेंज कर देंगे। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं 1988 पर। स्थापना 1988 में हुई थी। रेगुलेट कब से करना स्टार्ट हुई थी? 1992 में। ये स्थापना कब हुई थी? सॉरी, मुंबई में हुआ था फॉर्म इसका। अब इसके अध्यक्ष कौन है? माधवी पूर्वज वर्तमान में। ये पूछा गया है क्वेश्चन। भारत हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये बना नहीं होगा बहुत सारे लोगों से, 10 to 15% लोगों से बना होगा। इसका आंसर क्या है? बार्ली और कुगना। और ये बार्ली और कुगना कहाँ की है? महाराष्ट्र और गुजरात की। अभी हम क्या कर लेते हैं, 2 स्टेट के जितने भी त्योहार इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा, पोला महोत्सव। और पोला महोत्सव को क्या कहते हैं? थैंक्स गिविंग फेस्टिवल। आपको जब पढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चन से डील कर लेंगे, तो पूछा जाता है इस राज्य का थैंक्स गिविंग फेस्टिवल क्या है। ठीक है, साथ ही में हाथी महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, नारली पूर्णिमा, ये हमारे महाराष्ट्र में मनाई जाती है। और साथ ही बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जिसे उत्तरायण के उत्सव पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है गुजरात में। साथ ही में माधवपुर मेला, जो कृष्ण और रुक्मणी को समर्पित है। रण उत्सव, तारंतिर मेला, बोथा मेला, जिसे हम पशु व्यापार मेला उत्सव कहते हैं। रण उत्सव गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारी है गुजरात में, वो आती है ना ऐड, रण उत्सव। कच्छकरण सफेद है, गुजरात में है। तारनेतर मेला, अब भाई जिनको पता नहीं होगा उनके लिए है। बौथा मेला, जिसे बौद्ध व्यापार उत्सव भी कहते हैं, ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, स्पोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्पोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इसको सेपरेट वीडियो में भी देखेंगे और यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। रंगास्वामी कप खालिस्तान खेल से संबंधित है। देखिए, फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी है, ये हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। टेनिस और बैडमिंटन से, टेनिस कोई विंबलडन और अपने फ्रेंच ओपन, ये सभी संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस और ऊबर कप। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। अभी हम बात करते हैं हॉकी से संबंधित जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रंगास्वामी कप, रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा कप, पैटन कप, सुल्तान जोहर कप, ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत का ओल्डेस्ट है। आगा खान कप, मुर्गप्पा
फिफा गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी जो कि बॉम्बे से में है। अब शब्दावली आती है कुछ, जैसे कि पेनाल्टी कॉर्नर, स्कूप, बुली, 16 यार्ड हिट, रोल इन, बैक स्टिक। और देखिए ये खेल होता है 16 मिनट का, जिसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। 30 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। 11 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 10 खेल रहे होते हैं हॉकी लेकर के, और एक गोलकीपर होता है। ठीक है, गोलकीपर के बाद बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि खिलाड़ी के पास बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वो हाथ पैर सबसे रोक सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को। पूछा गया है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारतीय हॉकी संघ 1925, 1 साल बाद। अब विश्व कप की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तब मतलब प्रथम कब हुआ था? 1971 में। ये ज़्यादा पूछा जाता है। 1971 में, जो कि पाकिस्तान विजेता रहा था। पाकिस्तान अब तक 3 बार जीत चुका है, भारत सिर्फ 1 बार। यहाँ पर बस रह गया पीछे भारत थोड़ा सा। 1975 में भारत विजेता, किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। और यहाँ पर भारत ओलंपिक में भारत की हॉकी की परचम है। देखिए 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, 1 रजत जीता है और 4 कांस्य। अभी भी हमने कांस्य जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC, खालिस्तान के द्वारा एक पहल है। जितने भी इनिशिएटिव हैं हम उनको करंट अफेयर में देख लेंगे। देखिए ये 2023 का है, 2023 का ही है, और 2024 में एग्जाम हो गया था। मतलब हम 2024 का जो करंट अफेयर डील करेंगे तो वो 25 में काम आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो हम करंट अफेयर की वीडियो में पर्टिकुलर देख लेंगे। ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। अब मैंने अगर हम देखें तो कॉमर्स से संबंधित एक ही है। मतलब कॉमर्स क्या होता है? व्यापार से संबंधित। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है कॉमन सेंस से। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा, खालिस्तान मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है। मुद्रा आपूर्ति को मापने की जो विधियां होती हैं, सब पुरानी विधियां हैं ये सभी। M1, M2, M3, M4। सबसे ज्यादा उपयोग क्या किया जाता है? M3 को। अब इन सब के बारे में हम जान लेते हैं। मुद्रा आपूर्ति की ये सभी क्या है? पुरानी विधियां हैं। M0, जनता के पास पैसा, प्रचलन में मुद्रा, प्लस RBI के पास बैंकों का CRR, मतलब कैश रिजर्व रेशियो जो होता है। RBI का अन्य भाग, ये सभी वर्ड आपको याद करने हैं वर्ड टू वर्ड। M1 में क्या होता है? जनता के पास जो पैसा है, प्लस RBI के पास अन्य जमा, और बैंकों के पास मांग जमा, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं। M2 बराबर क्या हो जाता है? M1 प्लस डाकघर की जो बचत जमा हो जाती है। याद रखना M2 और M3 में सिर्फ यही डिफरेंस है। M1 हो जाता है इंक्लूड, M3 में प्लस बैंकों की सावधि जमा। ठीक है, और M4 की बात करते हैं तो M3 प्लस डाकघरों की कुल जमा। अब क्वेश्चन ये आता है कि M1 क्या है? नैरो मनी, और M3 है वर्चुअल मनी, मतलब व्यापक मुद्रा। व्यापक मुद्रा, ये याद रखना है आपको, जो SSC पूछती है। NCERT में तो M1 प्लस 2 इनको संकीर्ण मुद्रा कहा है उनने, और M3 M4 को व्यापक मुद्रा कहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बढ़ते क्रम में रख दिया है। तो ये सबसे अधिक तरल है, M1 सबसे अधिक तरल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत की पहली आर्थिक जनगणना, 13वां क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली आर्थिक जनगणना केंद्र शासित के सहयोगों से खालिस्तान के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर, लक्षद्वीप में नहीं हुई थी, पूरे देश में आयोजित की गई थी। ये 1977 में की गई थी। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली लोगों से बन गया होगा, लेकिन मुझसे नहीं बना था। अब ये बात करते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये सभी से बन गया होगा। इसके आंसर क्या है? ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, ज्योतिराव फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने। अब इनने कब की थी? हम सब ये सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट सामाजिक सुधार से संबंधित जितने भी समाज स्थापित किए थे, जैसे ब्रह्म समाज, इन सबको हम डील करेंगे। अब बात करते हैं पहले सत्यशोधक समाज की, जिसको 1873 में महाराष्ट्र में फॉर्म किया गया था। इसके द्वारा किया गया था ज्योतिराव फुले द्वारा। इनकी एक और रचना क्या है? गुलामगिरी है। साथ ही में 1848 में सावित्रीबाई फुले, उनकी पत्नी है सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले की,
इनके साथ मिलकर पुणे में इनने क्या किया था, लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया था। अब साथ ही में प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो 1867 में बॉम्बे में किया था प्रार्थना समाज की। आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग, ये दोनों पूछे जाते हैं, या तो ये पूछ लेंगे या तो ये पूछ लेंगे। अब बेद समाज की बात करते हैं तो 1864 में मद्रास चेन्नई में की हुई थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 30 मई 2023 को, मतलब 24 में एग्जाम हुआ, अच्छे करंट अफेयर पूछे हैं। 24 में पूछा, 24 में हुआ, 23 की पूछ लिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन हालांकि कह सकते हैं 45% लोगों से बन गया होगा, 40 to 50। रवनीत कौर है इनके आंसर, मेरे से भी बन जाता क्योंकि CBC इन सब याद किए थे ना मैंने। ठीक है, जब मैंडलीव ने अपना 16वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी हम इसके बारे में और बात कर लेते हैं। जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, करंट अफेयर, तो हम सारी अपॉइंटमेंट पढ़ लेंगे वहाँ पर। ये आपको जनवरी में वीडियो मिलेंगी ताकि आप जनवरी में अच्छा से अच्छा रिवीजन कर लें। पहले से करने से कोई मतलब नहीं है, भूल जाते हैं। जब मैंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? सभी को पता होगा भाई, 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, अब आवर्त सारणी के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है। बाकी हम पूरी कंप्लीट, जब जो 53 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी तब तक हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में सब डील कर चुके होंगे। और फिर जब जनवरी आएगा, दिसंबर तक में हम ये सारी वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। जनवरी आएगा तो हम मैराथन ले लेंगे, उनमें कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 1817 डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत पहले और तीसरे तत्वों की औसत परमाणु द्रव्यमान के समान है। मतलब कहा गया, उन्होंने क्या कहा त्रिक सिद्धांत में कि पहला तत्व और तीसरा तत्व, इन दोनों का जो औसत है ना, दूसरे तत्व के परमाणु के बराबर होगा। साथ ही में 1865 में अब ये वैज्ञानिक डोबेराइनर निकल गया। फिर उसके बाद न्यूलैंड आ गए, उन्होंने अष्टकनी नियम दे दिया। उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व उपस्थित थे प्रकृति में, उन्होंने कहा। अब साथ ही में बात करते हैं तो मेंडलीव, 1804 साल बाद 1869 में आ गया। ये डेट याद रखना है, ये भी। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी। ये याद रखना है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। और कितने तत्व ज्ञात थे? 63। उन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अगर आवर्त सारणी का जनक पूछे तो मेंडलीव। और अब साथ ही में बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का पूछे तो हेनरी मोजले ने किया था। 1913 में हेनरी मोजले आ गए, उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी बता दी। उन्होंने क्या कहा? परमाणु क्रमांक के अनुसार होंगे सारे तत्व। और वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। जब हम ठीक है आगे बढ़ते हैं, अभी बताएंगे। न्यायाधीशों को निलंबित करने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है CHSL मेंस लायक, CGL मेंस लायक। केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निलंबित करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बिल्कुल ये बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ये हो सकता है, बहुत कठिन हो सकती है, डिटेल है इसमें। न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। एलिमिनेट कर दो, की गई है यार भाई, क्योंकि वो ठीक है। न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत लचीली हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल लचीली हो ही नहीं सकती कि नहीं कल हम तुमको अलग कर दें, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए भाग 5 जो है ना, भाग 5 न्यायपालिका। देखिए भाग 5 में 5 भागों में, सब भागों में हमने बांट लिया है, जिसमें 5वां भाग होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका 124 से 147 तक होती है न्यायपालिका। इसमें अपने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार ये सब आ जाते हैं। तो देखिए तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का हक के बारे में बताया गया है। और 124 का जो 4 कहता है ना, 4 कहता है न्यायाधीशों को हटाना राष्ट्रपति के आदेशों। ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। देखिए
सर्वोच्च न्यायालय एक सदन के 2/3 बहुमत से पारित हो चुका हो, कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है किसे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और साथ ही में देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के बारे में कहा गया है तो 217 वन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। और साथ ही में ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कहता है आर्टिकल 124, और 214 आर्टिकल कहता है उच्च न्यायालय जो कि राज्यों में फॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन, इसको हम ऐसे ही डील कर लेते हैं क्योंकि ये किसी से मे बी 5 to 10% लोगों से बना होगा। जब मैंने पढ़ा था इसको क्वेश्चन को तो मैं भी पजल्ड हो गया था क्योंकि मैंने भी बैडमिंटन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था। ये थॉमस और ऊबर का है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं अभी। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री को। ये क्वेश्चन बात करते हैं इसको मैं, हाँ, जब मैं फेस 12 का देने गया था, फेस 12 जो SSC लेती है ना एग्जाम, फेस 12 उसमें पूछे गए थे यही सेम क्वेश्चन कि किन राज्य के मुख्यमंत्री को मिला है, ये ऑप्शन दे दिए थे। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ही है शायद। हाँ, तो हम याद कर लेते हैं इन सभी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कुछ प्रदेशों के। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, और अभी चुनाव चल रहे हैं, जैसे ही जनवरी में करंट अफेयर होगा ना तो वो पढ़ लेंगे। हालांकि करंट से तो नहीं आते, करंट से कि आज चुनाव हो रहे हैं, अभी वर्तमान में कौन है, उन राज्यों के छोड़ देते हैं या फिर, क्योंकि पहले भी देखा है मैंने करंट अफेयर में। आंध्र प्रदेश के नारा चंद्र बाबू नायडू ये मुख्यमंत्री हैं। अब्दुल नजीर, नजर ना लगे अंधेरे, सॉरी बुरा मत मानिएगा, मैंने इसको ऐसे याद किया था, अंधेरे को नजर ना लगे, नजीर ना लगे। ओडिशा मोहन चरण मांझी, ठीक है, दशरथ मांझी से संबंधित रखना उड़ीसा। और रघुबर दास, जो दास क्या करते हैं, ओढ़ के बैठे रहते हैं, दास लोग ओढ़ के नहीं बैठे रहते कंबल, वो देखा होगा। ठीक है, कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के सिद्धारमैया। कर्नाटक के सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। और थावर चंद्र गहलोत, ये पूछा था फेस 12 में, कर्नाटक के राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साय और रामेन डेक्का, ये याद रखना है, रामेन डेक्का, छत्तीसगढ़ के रामेन डेक्का। झारखंड के हेमंत सोरेन और संतोष गंगवार, ये झारखंड के क्या है, राज्यपाल है। हम जब वो याद करेंगे ना अपॉइंटमेंट में तो ये सब ट्रिक के साथ याद करेंगे। दिल्ली की कौन है, आतिशी मारलेना, ये किसकी है, अरविंद केजरीवाल की बहन है। विनय कुमार सक्सेना, आतिशी नहीं, सॉरी बहन नहीं है, हर चीज बहन ही है शायद, ये मुझे याद नहीं है, मैंने तो गौर भी नहीं किया। विनय कुमार सक्सेना, बता दीजिएगा आप लोगों को पता होता हो तो। मध्य प्रदेश है, मेरा स्टेट है ये मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये मोहन यादव है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कौन है मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव। और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई, ठीक है, पटेल, गुजराती है ये। अब 20वां क्वेश्चन और लास्ट, खालिस्तान किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी समझ लो, जनगणना आ गया, जनसांख्यिकी आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों की एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। ये कौन सी है, देखिए जनसंख्या तो एक क्या हो गया, एक नाउन हो गया। राष्ट्रीय सर्वेक्षण, इसमें तो भाई आर्थिक भी हो जाता है ना। जनसंख्या सर्वेक्षण, जनसंख्या
जनगणना। अब ये याद रखना है, ये 2 चरणों में होती है, 2 चरणों में। ठीक है, घरों की गिनती हो जाती है। ये CHSL मेंस में पूछा है, ठीक है, CHSL मेंस में अभी जो हुआ था मैं दे करके आया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, जनगणना की बात करते हैं तो भारत में लॉर्ड मेयो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अब लेकिन नियमित रूप से किसने करवाई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन ने। 2011 की जो भारत की जनगणना है वो 15वीं है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अब देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य, ये तो अब इतना आसान हो गया है, लेकिन फिर भी इनके बारे में क्या पूछते हैं, इनकी सीरीज पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, सीरीज पूछ लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे अधिक दिल्ली, जम्मू कश्मीर, फिर चंडीगढ़। अब साथ ही में जनसंख्या की दृष्टि से अपन क्या की बात करते हैं, छोटे राज्यों में कौन से हो जाते हैं? पहले सिक्किम हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और यहाँ पर हमें सिर्फ लक्षद्वीप याद रखना है। अब साथ ही में इसकी बात करते हैं तो आपको साक्षरता दर पता होगी। साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। ठीक है, और क्या, हाँ, 382 वर्ग किलोमीटर क्या है? जनसंख्या घनत्व है अपना। और 940 क्या है अपना? लिंगानुपात है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।